नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलसने को तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच में बारूद की गंध अब कतर की राजधानी दोहा तक पहुंच चुकी है। शांति वार्ता का ढोंग रचा जा चुका है, वार्ताकार भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या यह बातचीत सिर्फ एक छलावा है? राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने की सनक में डूबे हैं। अमेरिका ने अब परमाणु समझौते की आड़ में ईरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने की नई शर्त थोप दी, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। तेहरान ने साफ साफ कह दिया है कि अंतिम समझौता तभी होगा जब अमेरिका उनके 14 सूत्री समझौते ज्ञापन की शुरुआती शर्तों पर घुटने टेक देगा। और हैरानी देखिए, एक तरफ दोहा के आलीशान होटलों में बातचीत के अटकलें हैं, दूसरी तरफ जमीन पर लगातार बमबारी जारी है। और कूटनीति के इस पूरे दंगल में इसे कहते हैं ट्रंप पर दोहरी मार। वो ना तो ईरान को डरा पा रहे हैं, ना युद्ध की इस भड़कती आग को शांत कर पा रहे हैं। और अगर दोहा में तकरार बढ़ती है तो महाविनाश बिल्कुल तय है। और ट्रंप की ये जिद खुद अमेरिका और पूरी दुनिया को भारी पड़ने वाली है। आज इस पूरे विषय की एक एक पूरी तस्वीर आपको बताएंगे, एबीसीडी बताएंगे। अमेरिका और ईरान, दो ऐसे मुल्क जो एक बार फिर जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कतर की धरती पर शांति की नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछाई जा रही है। कतर की राजधानी दोहा में माहौल बातचीत का बनाया गया, टेबल सजी, लेकिन शांति की इस मेज पर अब बारूद की गंध आ रही है। वार्ता शुरू होने से पहले ही खटाई में पड़ती दिख रही है। एक तरफ व्हाइट हाउस में बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो अहंकार जो झुकने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ ईरान की वो जिद जिसने अमेरिका के नाक में दम करके रखा है। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच में कूटनीति की जीत होगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरी वक्त पर एक ऐसा दांव चल दिया जिसने पूरी की पूरी बातचीत का कबाड़ा करके रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौते को लेकर एक नई और बेहद सख्त शर्त थोप दी है। अमेरिका ने ये साफ कह दिया है कि वो ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड को तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक ईरान उसकी हर एक बात मान नहीं लेता। देखिए, इसे एक तरह से कहा जाए ये तो दादागिरी है। एक तरफ अब बातचीत का ढोंग रचते हैं और दूसरी तरफ सामने वाले को गला घोटने की कोशिश कर देते हैं, घुटनों पर लाने की कोशिश कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने डील को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. तो सुना आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। भले ही इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज वो आक्रामक नहीं था, लेकिन अपनी तरह से ये दावा कर रहे थे कि भाई कतर में बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की। ट्रंप लगातार ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की कोशिश करते रहे। कतर की इस वार्ता को एक कूटनीतिक समाधान नहीं बल्कि ईरान के सरेंडर की तरह देखते रहे। ट्रंप का सोचना है कि आर्थिक प्रतिबंधों से बेहाल ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? ईरान इतनी आसानी से क्या झुकने वाला है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी बिल्कुल क्लियर कट साफ कर दिया कि वो अमेरिका की इस ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। तेहरान से सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी आ चुकी है। ईरान के वार्ताकारों ने साफ कह दिया कि दोहा में अंतिम समझौते पर बातचीत की मेज तभी सजेगी जब अमेरिका पहले से तय 14 सूत्री समझौता ज्ञापन की शुरुआती शर्तों पर अमल करेगा। तब तक किसी भी नए कागजात पर कोई दस्तखत नहीं होंगे। वार्ताकार होटलों में बंद हैं, फाइलें तैयार हैं, लेकिन बातचीत की शुरुआत की जो लकीर खींची जानी थी वो तो अब गायब हो चुकी है। आपको बताते हैं कि दोहा वार्ता पर आखिर सस्पेंस कैसे बना हुआ है, कैसे ये वार्ता अधर में लटकी हुई नजर आती है, जानिए। देखिए, एक तरफ दवाओं और पैसों का पेच सबसे महत्वपूर्ण तरीके से दोहा वार्ता पर ईरान का नया दाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों को ईरान ने सीधे सीधे नकार दिया है।
दोहा में पॉलिटिकल या नए एटम डील पर दस्तखत नहीं होने वाले, ईरान ने कहा। दोहा में जो फ्रोजन फंड है उसको जारी कराने के लिए तकनीकी प्रक्रिया पर बात होगी, ईरान ये स्पष्ट कह चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक है उसमें ईरानी हमलों की निंदा भी बाकायदा की गई। कुवैत, बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर जो हमले हुए उनकी भी निंदा की गई है। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये ट्रंप के लिए दोहरी मार जैसा है। एक तरफ वो वैश्विक मंच पर ईरान को झुकाने में नाकाम साबित होते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी विपक्ष और रक्षा विशेषज्ञ ट्रंप की इस आक्रामक और दिशाहीन नीति पर सवाल उठा रहे हैं। अगर दोहा की ये वार्ता फ्लॉप हो जाती है तो इसके परिणाम सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसा क्यों? दरअसल एक तरफ फाइनल डील की बात हो रही है, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तकरार जारी है। किस तरह से ये भी समझिए। देखिए, समझौते के बाद भी तनाव आखिर क्यों है? संघर्ष विराम के बावजूद क्षेत्र में गतिरोध अभी भी बरकरार है। कमर्शियल जहाजों पर हमला होना, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन दागे, और हुआ क्या? उसके बाद अमेरिका ने पलटवार किया। हमलों के जवाब में अमेरिकी वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। अब ईरानी ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की गई। ईरान की मिसाइल डिपो, तटीय रडार जो सुविधाएं हैं उनको निशाना बनाया गया। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इसकी वजह से संकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही तेल ऊर्जा का बड़ा हिस्सा गुजरता है, अब वो खतरे में है। और अब उम्मीद एक तरह से कतर है, क्योंकि वो मध्यस्थता कर रहा है। इन तमाम हमलों का सिलसिला रुकने के बाद समझौतों की कोशिश की जा रही है कतर के माध्यम से। माना जा रहा है कि जहाजों का आवागमन शुरू हुआ, लेकिन तनाव अभी भी है। तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मालवाहक जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन हालात बेहद नाजुक भरे हैं। सैन्य टकराव या बार बार हमलों के कारण स्थिति बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनी हुई है। तो लब्बो-लुआब ये है कि दोहा में तकरार तय है, ट्रंप पर दोहरी मार पड़नी शुरू हो चुकी है। शांति की उम्मीदें इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और युद्ध का जिन बोतल से फिलहाल बाहर आने को बेताब है। कूटनीति के नाम पर चल रहा ये पूरा ड्रामा आखिर कब तक चलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या कोई उम्मीद है या तनाव अभी भी बढ़ता हुआ नजर आता है? समझेंगे इसका हर एक पहलू। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार फिरोज मिथि बोरवाला जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह भी मेरे साथ में इस पूरे चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से हालात हैं, आलोक साहब जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आप ही से करते हुए मुझे जरा बताइए, कतर से कोई उम्मीद नजर आती है या फिर ईरान की तरफ से जो अभी रुख अपनाया जा रहा है, जो आंखें तरेरी जा रही हैं, वही फाइनल है जिसकी चिंता अब हर किसी को है? नैना जी नमस्कार। फॉल्ट लाइंस काफी डीप है और हर एक फ्रंट पे डीप है। मैं आपको बताऊंगा, आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से अपनी राय देना चाहूंगा कि देखिए, एक तरफ आप हिजबुल्लाह का जो लेबनान में परिस्थिति है, लेबनान के साथ इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो संधि की है, उसमें यह साफ हो गया है कि लेबनान से इजरायली सेना वापस नहीं जाएगी जब तक कि वहां पर हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं किया जाता। और धीरे धीरे उस प्लान में ये बोला गया है कि जब डिसआर्म हो जाएगा, कोई पूरा सैनिटाइज एक जोन हो जाएगा, तो उसको पायलट जोन करके उन्होंने नाम दिया है कि पायलट जोन, देन दैट वन बाय वन दोस पायलट जोन्स विल बी हैंडेड ओवर टू लेबनान फॉर देयर कंट्रोल। तो लेबनान से उसकी सेना वापस नहीं आने वाली है जब तक कि हिजबुल्लाह को वहां वो पूरी तरह से खत्म या कंट्रोल नहीं कर लेता है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये जो बात 14 सूत्री कार्यक्रम पर जो एमओयू पे साइन हुआ था, उसमें अब ईरान ने बड़ा साफ कर दिया है कि इधर उसने 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया कि वो परमाणु बम बनाएगा ही। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है जिससे अमेरिका काफी नाराज है। अगर वो परमाणु बम बनाएगा ही तो फिर अमेरिका क्यों रिलीज करेगा धन? जो सीज फंड है वो क्यों रिलीज करेगा? ऐसे भी सीज फंड को फेजेस में रिलीज करने की बात हुई थी। जैसे जैसे लोग बात संधि की बातों का दोनों पक्ष अनुकरण करेंगे, वैसे वैसे फेजेस में वो पैसे रिलीज किए जाएंगे। तो एक तरफ तो इन्होंने बोल दिया कि मैं परमाणु बम बनाऊंगा, दूसरी तरफ इन्होंने बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज निकलेगा वो मेरे तत्वाधान में ही निकलेगा, मेरी निगरानी में ही निकलेगा।
मेरे कंट्रोल पे ही निकलेगा, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। तो ये फॉल्ट लाइन काफी डीप है नैना जी, ये ठीक इतना है। डीप है। ऐसे में अमेरिका से ये उम्मीद करना कि वो पैसे इनके छोड़ देगा, जो सीज फंड है, ये तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। दोहा में ये जब आक्रमण का दौर शुरू हुआ है, अभी 2 दिन पहले जो शिप पर आक्रमण के बाद से जो अमेरिका ने आक्रमण किया 10 सेंटर पे ईरान के, और ईरान ने काउंटर में जो अटैक किया मिडिल ईस्ट पे, उसके बाद से स्थितियां और भी घातक हो गई है। ईरान भी भड़क चुका है, और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दोहा में जा रहा है सिर्फ अपने जो सीज फंड्स है उसको रिलीज करने की फॉर्मेलिटीज तय करने के लिए कतर से, और उसने बोल दिया कि वो अमेरिका से बात बिल्कुल नहीं करेगा। तो अमेरिकी जो वहां डेलीगेशन है वो भी होटल में है, आपस कतर के थ्रू बात कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान वाली स्थिति थी वही स्थिति यहाँ पे हो गई है। अमेरिकी डेलीगेट्स कतर से बात करेंगे, ईरानी डेलीगेट्स कतर से बात करेंगे, और कतर मीडिएटर की भूमिका निभाएगा। कतर ये चाह रहा है कि किसी तरह से कुछ इनके बीच में थोड़ी शांति लाई जा सके, जो कि संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, इस बीच में एक उपाय ये निकाला जा रहा था कि कतर चाह रहा था कि ओमान को मिला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई एक दोनों ईरान और ओमान को मिला करके एक कॉमन ग्राउंड तैयार किया जाए, दोनों देश मिल करके एक व्यवस्था स्थापित करें जिससे जहाजों की आवाजाही हो। तो उस पर भी ईरान ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, क्योंकि उसमें फ्रांस भी बीच में आ रहा था। फ्रांस ने बोला था कि वो यहाँ से माइंस ओमान के साथ मिल करके माइंस हटाएगा, ओमानी तट के आसपास जो माइंस है। तो उसके लिए भी ईरान ने बोल दिया कि किसी भी दूसरे देश का दखल उसको बर्दाश्त नहीं है। तो फॉल्ट लाइन इतना डीप है नैना जी, मुझे नहीं लगता ये शांति जो है यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं चलने वाली है मिडिल ईस्ट में, खास करके जब तक कि दोनों तरफ से एग्रेसिव लीडरशिप है। एक तरफ ट्रंप है इस तरह के एग्रेसिव, दूसरी तरफ वहां पर IRGC और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट का जो शासन है वो भी हार्ड लाइनर्स है। तो ये तो टकराव होना ही है, और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें विध्वंस काफी ज्यादा अभी होना बाकी है। जी ठीक है सर, देखिए यही तो बात है, विध्वंस होना बाकी है, लेकिन अभी भी कोई समाधान तो निकलता नजर नहीं आता, क्योंकि बार बार चर्चा तो इसी तरह की है। फिरोज जी, अच्छा, एक तरफ आज ये कहा जा रहा था कि दोहा में जो मुलाकात है उसको लेकर बड़ी तैयारियां हैं, लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावे करते हैं कि भाई दोनों तरफ से बड़ी मुलाकातें होंगी, स्टीव विटकॉफ हो या फिर जेरेड कुशनर हो, उनकी तरफ से जा रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है ऐसी कोई मुलाकात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, बातचीत की भूमिका ही नहीं है। हाँ, कतर जाएंगे लेकिन अमेरिका से मुलाकात नहीं करेंगे। तो ये किस तरह का कंफ्यूजन है, या ये कंफ्यूजन जबरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है क्या? ये 2-3 बातें पहले हमारे वक्ता की बात को आगे बढ़ाते हुए, एक तो बात यह है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब की अनाउंसमेंट हुई है वो ना आयतोला मुस्तफा खामेनी ने की है, ना प्रेसिडेंट पेजेशकियान ने की है। वो IRGC की तरफ से फास्ट न्यूज में एक अनाउंसमेंट हुई है। तो ये कोई फतवा वापस लिया है या कल बॉम्ब जाके बनाने वाले हैं, ये बेसिकली एक बैलेंस ऑफ टेरर जो वेस्ट करते रहता है कि मैं तुमको 15 मिनट में एनालेट कर दूंगा, क्योंकि वो जो ट्रम्प का बयान आया कि मैं तुमको 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, उसके बाद अराक्ची ने बोला भाई हम लोग एक 5-4 साल पुराना सिविलाइजेशन है, तुम्हारे धमकियों से हम लोग कुछ हिलने वाले नहीं है। उसके बाद IRGC की तरफ से ये बात आई कि हम लोग बॉम्ब बना लेंगे या बना सकते हैं, क्योंकि वो तो रियलिटी है कि टेस्टिंग करके, और बहुत सारे कंट्रीज बोले कि नॉर्थ कोरिया आज तक बचा है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिनके पास नहीं था वो अमेरिका उनको कुचल डालता है। आज इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, तो एक बैलेंस होता है। तो पार्लियामेंट में भी ये बात हुई है, मगर अभी तक ऑफिशियल जो ईरान की पोजीशन है, दे आर नॉट लुकिंग टू अ न्यूक्लियर बॉम्ब। दैट्स वन पार्ट। दूसरी जो बात है कि मैंने पहले भी कहा कि जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हमें कोई यूरोप और अमेरिकन फोर्सेस की यहाँ जरूरत नहीं है। इट नीड्स टू बी मैनेज्ड बाय द रीजनल पावर्स। ओमान और ईरान का पूरा हक बनता है उसको मैनेज करने के लिए, उनका सिक्योरिटी का भी सवाल है। अगर फ्रांस की एयरक्राफ्ट कैरियर, ब्रिटेन और अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाती है, तो ये वर्ल्ड वॉर 1-2 की जो कॉलोनियल परिस्थिति थी, साम्राज्यवादी जो देश यूरोप और अमेरिका के आते थे उस इलाके को कब्जा कर देते, तो हमारा जो सामूहिक, आई थिंक इट इज आवर ओन इंडिया की भी हक में वही बात है, यहाँ से वेस्टर्न और अमेरिकन फोर्सेस को हटाया जाए। तीसरी बात है कि जो MOU ट्रंप ने साइन किया वर्सेल्स में बैठ के, और द 14 पॉइंट MOU, इसमें पहला ही पॉइंट है अबाउट लेबनान। तो ट्रंप ने क्या किया कि इजराइल के साथ और लेबनान के साथ कुछ और साइन किया वॉशिंगटन DC में अभी 26 तारीख को, और उसके पहले
ईरान के साथ जो भी हुए उसमें जी ठीक है। फिरोज जी आप मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ, शायद नेटवर्क का कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन जिस तरह से अभी हालात हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी साहब, मुझे ज़रा ये बात बताइए कि एक तरफ 4 महीने का लंबा संघर्ष, और उस संघर्ष के बाद में जो बड़ा तनाव था, उस तनाव की जद में सिर्फ ईरान या सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी। 14 मांगों के साथ में जो चर्चा हुई अलग अलग समझौतों पर, बिंदुओं पर, उनमें भी बड़ा पेच है। अभी कहा जा रहा था कि अब ये जो मुलाकात है वो बड़ी मुलाकात के साथ में एक उम्मीद जागेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंफ्यूजन थोड़ा सा रिलीज होगा, लेकिन दोहा वार्ता तो एक अपने आप में बड़ी अधर में लटकी हुई नजर आती है। सर, क्या अभी भी खतरे के बादल हैं आने वाले टाइम पे? जय हिंद नैना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब से इजराइल ने एक पक्षी आजादी डिक्लेयर की 14 मई 1948 को, तब से लेके आज तक 78 युद्ध हुए हैं मिडिल ईस्ट में। नैना जी, ये युद्धों का सिलसिला चलता रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में नहीं उभरेगा। इस वक्त ईरान जानता है उसका पलड़ा बहुत भारी है। उसने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को शिकस्त पहुंचाई है, अमेरिका में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है ईरान पे युद्ध विराम तोड़ के पूर्ण युद्ध करने की। छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन पूर्ण युद्ध अमेरिका कभी नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के सारे 13 सैनिक अड्डे मिडिल ईस्ट में ईरान ने बर्बाद कर दिए और मिडिल ईस्ट में तैनात 40,000 अमेरिकी सैनिक किराए के घरों से या होटलों के कमरों से वर्क फ्रॉम होम करने लगे, ये एक महाशक्ति के लिए बड़े शर्म की बात है। तो जहां तक ईरान की बात है, ईरान को पता है कि उसका पलड़ा पूरा भारी है। जितने खाड़ी के देश हैं वो अनौपचारिक तौर पे ईरान को अपना लीडर मान चुके हैं। सैनिक तौर पे ये खाड़ी के देश ईरान के सामने बिल्कुल खड़े नहीं होते हैं। अमेरिका आज या कल भी अब ईरान ये मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को कम करना होगा। तो ईरान को पहली बात नैना जी, कोई जल्दी नहीं है कि युद्ध पूर्ण युद्ध खत्म होने के डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर आज हो या 6 महीने बाद। जहां तक अमेरिका का केस मैंने आपको बता दिया, अमेरिका के पास हिम्मत नहीं है। बातचीत में तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे माहिर हैं, वो तो जो बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता अगले मिनट की उन्होंने पहले मिनट में बोला क्या है। जहां तक इजराइल की बात है, देखिए ये पूरा मुद्दा अमेरिका के लिए क्यों पेचीदा हो रहा है, क्योंकि इजराइल लेबनान से सेना को हटाने के लिए तैयार नहीं है। इसका साफ कारण यह है कि लिकुड पार्टी, जिसके नेता बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जब लिकुड पार्टी इजराइल में सत्ता में आई है, उन्होंने सिर्फ युद्ध की बातें की है। जो एक इजराइल में एक मेन ऑपोजिशन पार्टी थी लेबर, जो कि मेरिक्स पार्टी के साथ 2024 में विलय हो गई। लेबर पार्टी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करती थी और वो युद्ध के बारे में बात नहीं करती थी, लेकिन लिकुड पार्टी सिर्फ युद्ध की बात करती है, क्योंकि वो अल्ट्रा राइट विंग पार्टी है और वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की तो वो सोचती भी नहीं है। तो नेतन्याहू अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने सत्ता में बने रहना है, उन्होंने ये युद्ध के बादल उन्होंने करते रहने, युद्ध करते रहना, क्योंकि इसका एक और कारण ही है, जिस दिन पूर्ण युद्ध खत्म हुआ, नेतन्याहू को सीधा टेल अवीव के तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर इतने संगीन मुकदमे हैं। और सर, तो यही चिंता तुम्हें सता भी रही है शायद अभी आने वाले टाइम के इलेक्शंस या अंदर खाने जो तनाव है। एग्जैक्टली अभी 2 दिन पहले ओपिनियन पोल आया है जहां पे 77% इजरायली नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ है। तो नेतन्याहू को तो पता है कि उनका तो अक्टूबर के इलेक्शन में हारना तय है, लेकिन वो सत्ता को बढ़ाना चाहते हैं और वो युद्ध के उस पे ये भी अब अटकलें लगाई जा रही हैं इजराइल में कि शायद वो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दें कि ये देश अभी युद्ध में है। तो ये पूरा जो समीकरण है, ये कॉम्प्लिकेटेड समीकरण है और ये जल्दी ये पूर्ण युद्ध खत्म नहीं होगा। शांति तो कभी नहीं आएगी। शांति तभी आएगी जब फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा, और वो भी कुछ सालों में होगा, और वो भी हम आप ही के शो पे, आप ही के चैनल पे हम सारे दोबारा डिस्कस कर रहे हो। बिल्कुल सर, देखिए यही तो एक बड़ी बात हो जाती है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। अजिताभ सिंह जी, जल्दी से आप ही को लेकर मुझे जरा ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी तनाव है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ऐसे समय में जब बातचीत को लेकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बात रखी गई, लेकिन ईरान ने उनके पूरे कॉन्फिडेंस को धराशायी कर दिया, ये क्या दर्शाता है? और इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज वो आक्रामक नहीं बल्कि हताश निराश टाइप का नजर आ रहा था। देखिए नैना जी, ये पोस्चरिंग अलग होता है निश्चित रूप से। अब अमेरिका के जो डेलीगेशन कतर में आया है,
तो ऐसे ही तो नहीं आया है, जरूर कोई ना कोई इसके पीछे एजेंडा होगा। और ये तो क्लियर है कि देखिए, ईरान ने जिस तरह से भरोसा अमेरिका ने ईरान का तोड़ा है, ईरान अब डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना होगा। इसलिए वो एक मीडिएटर को रखेगा जो गारंटर भी एक तरह से हो और वो फैसिलिटेटर भी हो। और दोहा का एक पुराना रिकॉर्ड है, दोहा वार्ता तो कई बार कई मामलों में हो चुकी है और सक्सेसफुल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी कतर एज ए फ्रंट फेस, पाकिस्तान तो कभी था ही नहीं, वो फिर से प्रूव हो गया। कतर 2023 में भी था और अब फिर से स्विट्जरलैंड से लेके दोहा तक में वो प्राइम है और वो इसको फैसिलिटेट कर रहा है। एजेंडा क्लियर है, 2 फेज में ये जो 14 पॉइंट MOU है उसका 2 फेज में होने का ब्रॉडली स्पीकिंग। पहला है कि जो CBM कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उसमें है खास करके ईरान की तरफ से वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 1, 4, 5, 10 और 11 इसको पहले इंप्लीमेंट किया जाए। उसके बाद जो फाइनल टॉक होगा वो परमाणु मुद्दे पे, वो आर्टिकल 13 के तहत वो होगा। लेकिन अमेरिका यहाँ पे चालबाजी कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भाई सारी चीजें लिंक्ड हैं, सारे साथ साथ चलने चाहिए और इसी प्रयास के बीच ये मामला अटक रहा है। ऑब्वियसली ईरान चाहता है कि पहले उसके पैसा रिलीज हो और जो एक लिमिटेड उसको दिया गया है तेल बेचने का, एक्सपोर्ट करने का अधिकार, उस पे क्लियरिटी हो, उसको पूरी तरह से खोला जाए, हॉर्मुज को पूरा खोला जाए और हॉर्मुज पे उसका अधिकार अगले 60 दिनों तक हो। उसके बाद बातचीत से जैसे भी आगे का रास्ता खुलेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन है दोनों पक्षों में और उसी को लेके ये सारी जद्दोजहद हो रही है। लेकिन बातचीत जब दोनों टीमें वहां पे पहुंची हैं दोहा में, तो मुझे लगता है बातचीत होगी, निष्कर्ष इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। जी हाँ, देखिए निष्कर्ष तो नहीं निकलने वाला, लेकिन क्या उम्मीद भी यहाँ पर खत्म हो जाती है फिरोज जी, या फिर तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आई थिंक अभी जो एक फेज आ रहा है 4 जुलाई से 9 जुलाई, ट्रम्प बिजी हो जाएगा, 250 साल अमेरिका की जो भी उनकी आज़ादी बोला है, जो भी बोला। और यहाँ 4 जुलाई से 9 जुलाई में अयतोल्ला अली खामेनेई का जो फ्यूनरल होगा, जिसमें दुनिया के अधिकांश देश, मुल्कों के बड़े लीडर और डेलीगेशंस आ रहे हैं, और वो पूरा इट इज़ इन तेहरान, कोम, मशहद, इराक में भी बड़े पैमाने पे वो कमेमोरेट होगा। तो पूरी की पूरी जो ईरान की सरकार है वो उसमें लगने वाली है। नंबर 1 वो बहुत क्लियर है जी। और दूसरी बात है कि अभी जो दोहा में बातचीत है वो बहुत ही लो लेवल डेलीगेशन ईरान ने भेजा है, इनडायरेक्ट टॉक्स चलते रहेंगे। मगर अभी जो भी होना है, मैं मानता हूँ कि 9 तारीख के बाद ये होगा और उसमें आई थिंक कतर और अरब देशों को और भी प्रेशर डालना होगा ट्रम्प के साथ। क्योंकि एक देखिए, ये क्लॉज में जो लेबनान और ये जो सरकार, वैसे वो पार्लियामेंट में वो चलने वाला नहीं है, लेबनीज पार्लियामेंट में वो खत्म हो जाएगा। मगर आप सोचो कि उसमें क्या लिखा है कि एक तो जो दूसरी जो अरब फोर्सेस है, जो ट्रम्प बोल रहा है कि सीरिया से आना चाहिए, भी सीरिया से कौन आएगा? सीरिया से जोलानी जो आईसिस और अलकायदा के चीफ है, और जो उज्बेक और उइगुर और ये जो सब थे जिन्होंने बशर असद की सरकार को गिरा दिया, ये जो आतंकवादी थे, उनको लेबनान में बुलाने की बात चल रही है। ये हालात है। ओके, तो वो जो एडवर्ड स्नोडेन ने भी बात बोली थी, जुलियन अससांज ने भी बोली थी कि आईसिस और अलकायदा को बनाने वाले फोर्सेस और मोसाद और CIA और ये यूएई और सऊदी सब थे। आज अभी वो थोड़े पीछे हट रहे। यूएई बहुत ही डेंजरस मुल्क है, मगर ये भी हो सकता है कि लेबनान में पूरा अलकायदा और आईसिस को उतारा जाए। सर, लेकिन यही तो बात है ना कि बदलते वक्त के साथ में हालात और चॉइसेस बदल जा रही हैं, और जो कभी एक वक्त में आतंकवाद को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बढ़ावा देते रहे, आज उसी आतंकवाद की आड़ में देश पर निशाना साधा जा रहा है और उसी को टारगेट करता हुआ नजर आता है। आधार में तो जरूर है ये पूरी डील, और अभी भी इसमें कई पेंच फंसे हुए हैं, ये जरूर नजर आता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। आप सभी मेरे साथ कनेक्ट हुए, आपका शुक्रिया। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।